वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 131 से 140। तांग हुआन ने अपनी नज़र एकाग्र की और गहरी सांस ली। उसके हाथ में मौजूद लाल ज्वाला भाला ज्वलंत लाल बहती रोशनी की एक लकीर की तरह एक बार फिर बिजली की गति से विशाल सुनहरे हथौड़े की ओर बढ़ा। ये देखकर एल्डर जू और भी अधिक उत्साहित हो गए। आसपास के लोगों की चौकस निगाहों के सामने भाले और हथौड़े के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। लेकिन एक क्षण बाद, जैसे ही दोनों में टकराव होने वाला था, तांग हुआन की आकृति अचानक अजीब तरह से एक और चमकी। उसके हाथ में भाला हथौड़े के शरीर के पास से गुजरा। इस समय उसके पास अपना कदम बदलने का कोई समय नहीं था। विशाल सुनहरा हथौड़ा हवा में उड़ गया। बल प्रयोग करने के लिए कोई स्थान न होने की घुटन भरी भावना ने उसे इतना असहज महसूस कराया कि वह पागल होने वाला था। हालांकि सार्वजनिक नुकसान और प्यार से गुयन के डर का कारण केवल क्रूर बल नहीं था। जैसे ही उनका पहला वार चूक गया, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि स्थिति ठीक नहीं है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक तरफ हट गया और अचानक अपना विशाल सुनहरा हथौड़ा घुमाया जो जमीन पर गिरने ही वाला था। आपने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। तांग हुआन जोर से हंसा और क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर जो सुनहरे हथौड़ों से बचने और एल्डर लियू के चेहरे की ओर छेदने की कोशिश कर रहा था, तुरंत पीछे हट गया। तांग हुआन फिर से। दूसरी ओर गोंग जुई थोड़ा गुस्से में था। जोर से दहाड़ते हुए उसने अपना हथौड़ा फिर से लहराया और तांग हुआन की ओर फेंका। तांग हुआन के हाथ में लंबे भाले ने भी उसी समय उसका स्वागत किया। हालांकि कुछ ही देर में पहले वाला दृश्य एक बार फिर सामने आ गया। जिस क्षण विशाल सुनहरा हथौड़ा और क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर्स ने एक दूसरे को छुआ, तांग हुआन का आकार एक बार फिर अजीब तरह से एक तरफ खिसक गया और उसके हाथ में भाले की नोक भी हथौड़े के शरीर में घुस गई, जैसे कि पिछली बार हुई थी। पिछले अनुभव के साथ इस बार एल्डर गोंग की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। उन्होंने सुनहरे हथौड़ों की गिरती गति को बलपूर्वक रोक दिया और क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर की ओर झपटे हैं। हथौड़ा आता देख लंबा भाला बिना किसी हिचकिचाहट के पुनः पीछे हट गया। एल्डर ने इतना प्यार खो दिया कि वह पागल हो गया, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि 2 बार विफल होने वाले सुनहरे हथौड़े तो केवल शुरुआत थे। इसके बाद जो दृश्य घटित हुआ वह बार बार दोहराया गया। चरण 4 में तांग हुआन एक भूत की तरह चलता था, लगातार चमकता रहता था और उसके हाथों में क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर एक आत्मा सर्प की तरह चलता था जो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। उसका आकार बढ़ रहा था। स्वर्गीय रहस्यों के बुजुर्ग ने पहले तो इसे सहन कर लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी दहाड़ और गुर्राहट फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर लगातार गूंजने लगी। तांग हुआन ने कौन सी चाल कौशल का उपयोग किया जो इतना अजीब है? बाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में गूफी खुशी से मुस्कुरा रहा था। बाईं ओर गूफी खुशी से मुस्कुरा रहा था जब वह देख रहा था। उसकी आंखों से चिंता पूरी तरह गायब हो गई थी, लेकिन गुयंग और तांगसी एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। एरेना नंबर 4 में हुए युद्ध में पहले तीव्र संघर्ष के अलावा दोनों पक्षों के हथियारों का दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि तांग हुआन और गोंग डियान की प्रेम लड़ाई केवल 20 से 30 सालों तक चली, लेकिन इस हद तक की लड़ाई का होना बेहद अजीब बात थी। अन्य 31 अखाड़ों में हथियारों के टकराने की आवाजें कभी बंद नहीं हुई। तांगसी, तुम्हारी अवलोकन क्षमता मुझसे अधिक मजबूत है। क्या तुमने तांग हुआन की चाल तकनीक के रहस्यों को देखा? गुयंग तांगसी की बाह को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या तुम मुझे भगवान समझते हो? तांगसी ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि मुझे कुछ हासिल हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तांग हुआन की आंदोलन तकनीक के 8 अलग अलग रूप हैं। 8? मैंने केवल 6 देखे। तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए 6 देख पाना ही काफी अच्छी बात है। लगता है मुझे अपना हमशक्ल मिल गया है। कुछ ही दूरी पर सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाले मोशांग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जब वह दूसरों के साथ मुकाबला करता है तो वह हमेशा अपनी जन्मजात ताकत का फायदा उठाना पसंद करता है, लेकिन अब ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जो उससे लड़ना भी नहीं चाहता और उसके हमलों से बचने की क्षमता भी रखता है, वह तुरंत अंधा हो जाता है। मेंग जिक्सुआन, जो बगल में खड़ा था, वह भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। इस अवधि के दौरान आधिकारिक नुकसान वास्तव में भटक गया है। अच्छा होगा कि इस बार उसे थोड़ा कष्ट सहना पड़े। मोशांग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, जिक्सुआन, क्या आप तांग हुआन की आंदोलन तकनीक की उत्पत्ति बता सकते हैं? ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की मूवमेंट तकनीक देखी है। ये बहुत फुर्तीला है, फिर भी बहुत अप्रत्याशित है। मेंग जिक्सुआन ने पहले तो अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने अचानक कहा, हालांकि अगर आप मुझे थोड़ा और समय दें तो शायद मैं उसकी चाल तकनीक को तोड़ पाऊं। ओह, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह पुरुष जो हारा हुआ है इतने लंबे समय तक टिक सकता है या नहीं। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में तांग लोंग और होंग ताओ की आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। एरिना 4 की स्थिति उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर वे अब तांग हुआन से लड़ेंगे तो शायद वे उसे मार भी नहीं पाएंगे। इसी समय तांग लोंग को अचानक एक एहसास हुआ। तांग यू को मारने और मार्शल ग्राउंड से बाहर निकलने के बाद तांग हुआन ने उसके क्रूर हमलों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? ऐसा नहीं था कि तांग हुआन ने भविष्यवाणी की थी कि लेई मिंग सीधे हमला करेगा, बल्कि तांग हुआन को अंतिम क्षण में उसके भयंकर हमले से बचने का पूरा भरोसा था।
होंग ताओ को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब वह उसे खोज रहा था तो वह पीछे से आकर उससे भिड़ गया था, क्योंकि उसके पास उससे लड़ने की शक्ति थी। इस बात को समझते हुए तांग लोंग और होंग ताओ दोनों एक ही समय में चौंक गए और क्रोधित भी हुए। वे तांग हुआन के शरीर को घूरने लगे और उसकी चाल तकनीक की गहनता को समझने की कोशिश करने लगे। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन के पास वास्तव में इतना अजीब आंदोलन कौशल होगा। लकड़ी के शेड के सामने लेई मिंग ने तांग हुआन और गोंगसुन जियानवु को देखा जो स्टेज 4 पर थे। उनकी आंखों में अप्रतिम खुशी थी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि इस बार तांग हुआन का जीतना बेहद असंभव होगा, हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन उसे इतनी जल्दी इतना बड़ा आश्चर्य देगा। लगभग उसी समय फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर कई पर्यवेक्षक मार्शल योद्धा एरेना 4 को कमोबेश आश्चर्य से देख रहे थे। तांग हुआन, अगर तुम में क्षमता है तो यूं ही मत छिपो। अखाड़े में जनता की इतनी भारी पराजय हुई कि उसे खून की उल्टी आने लगी। उसका हथियार तांग हुआन के लंबे भाले से अलग था। यदि उसका लंबा भाला चूक जाता तो वह बेकार हो जाता, और यदि उसका विशाल हथौड़ा चूक जाता तो उससे उसे कमोबेश कुछ क्षति होती, विशेषकर तब जब वह गिरते हुए विशाल हथौड़े को बलपूर्वक रोकता, जिससे उसके शरीर को कमोबेश क्षति होती। जैसे जैसे लड़ाई इस बिंदु तक आगे बढ़ी, उसके आंतरिक अंगों को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका था। इससे पहले कि विशालकाय हथौड़ा, जिसका इस्तेमाल आधिकारिक रूप से हारने वाले ने किया था, दूसरी बार भी अपने निशाने पर लगा। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे अधिक महसूस कराया वह यह नहीं था, बल्कि उसकी मूर्ति का रुई से टकराना लगातार महसूस होना था। इस समय तो वह पागल होने ही वाला था। बचकाना, तांग हुआन ने धीरे से ये 2 शब्द बोले और उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। लड़ाई के पहले दौर में तांग हुआन केवल अपनी कृपान के साथ पानी का परीक्षण कर रहा था, लेकिन जब वह एल्डर गोंग डियान के प्यार का सामना कर रहा था तो तांग हुआन ने हमलों को चकमा देने के लिए इस तरह के आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया था और इसमें अधिक से अधिक कुशल बन गया था। हालांकि तांग हुआन बहुत स्पष्ट था, सभी की चौकस निगाहों के नीचे इस तरह के आंदोलन कौशल का उपयोग लंबे समय तक लगातार नहीं किया जा सकता था। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। तांग हुआन, कमीने, तुमने मुझे सचमुच बचकाना कहा। एक और चूक के बाद गोंगशेंग पाओ यू अब अपने सीने में क्रोध को रोक नहीं सका और जोर से दहाड़ते हुए बोला, अगर मैं भोला होता तो आप पूरी तरह से काय होते। आप अभी भी टूल्स मेथड जीनियस या मार्शल आर्ट्स जीनियस की बात कर रहे हैं। आप उन्हें भागने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कह सकते हैं। भागने वाले प्रतिभाशाली बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तांग हुआन को न केवल बुरा लगा बल्कि उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। लेकिन ठीक इसी समय तांग हुआन का स्वर एक बार फिर बदल गया, हालांकि चूंकि तुम मुझसे इतना लड़ना चाहती हो, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मुझे सचमुच खेद है। यह इस प्रकार है, आपको बस 3 भाले के प्रहार का प्रयोग करना होगा। यदि आप उन्हें ले जा सकते हैं तो ये लड़ाई मेरी हार होगी। अच्छा तांग हुआन, तुमने खुद कहा। वह भी बहुत क्रोधित था और उसने तांग हुआन को कई बार गालियां दी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसने तुरंत अपना पिछला रवैया बदल दिया और उसके साथ एक सच्ची लड़ाई करना चाहता था। आमने सामने की टक्कर। स्टेज 5 मार्शल मास्टर, मैं किससे डर रहा था? उस समय वह खुद पर थोड़ा प्रसन्न होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने सोचा कि तांग हुआन को उस उकसावे की चोट लगी है जिसका उसने अनजाने में अभी अभी इस्तेमाल किया था। उसके हाव भाव देखकर तांग हुआन की आंखों में एक मुस्कान उभरी जो मुस्कान नहीं थी, और वह अचानक इसे सहन नहीं कर सका। ये सार्वजनिक दाम न केवल बड़ा है बल्कि थोड़ा सा भी है। मासूम, सावधान रहो, ये पहला शॉट है। हालांकि इस विचार की एक झलक मात्र से ही तांग हुआन की बोलती बंद हो गई। वह जोर से दहाड़ा और दांतियन के भीतर आध्यात्मिक चक्र और कड़ाही की 2 परतें तेज गति से घूमने लगी, और एक पल में जन्मजात क्यूई की एक मजबूत भावना ने सच्ची आग की असीम शक्ति को घेर लिया, जो भाले के शरीर में तूफानी लहरों की तरह लुढ़कती और बढ़ती चली गई। ची, अगले ही क्षण लाल ज्वाला भाला जो एक चमकदार लाल चमक के साथ खिल रहा था, दहाड़ते हुए अग्नि ड्रैगन की तरह लग रहा था। मेरे पास आओ। गोंगजुई की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में पकड़े हुए सोने के हथौड़े को बेरहमी से तोड़ दिया। इस हथौड़े के प्रहार से ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में इतने समय से संग्रहित सारी ऊर्जा समाहित हो गई हो और शरीर में जमा सारी हवा भी उसके साथ बाहर निकल गई हो। बेशक उसे तांग हुआन पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं था। हालांकि उंगली के एक झटके के बाद उस आदमी का उसके प्रति प्यार आश्वस्त हो गया और उसके मासूम चेहरे पर जीत की मुस्कान उभर आई। इस समय सुनहरा हथौड़ा और ज्वलंत लाल भाला दूसरी बार टकराए। अंततः हमला जमीन पर हुआ। इस प्रकार की अनुभूति अतुलनीय रूप से अद्भुत थी, जिससे व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अमृत और प्रेम का घूंट पी लिया हो। उसका पूरा शरीर संतोष से भर गया था। इस क्षण उसे इतना प्रेम और आनंद महसूस हुआ कि वह जोर से दहाड़ना चाहता था। उसने ये भी सोच लिया था कि जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए। तांग हुआन, ये कमीना वास्तव में बहुत नीच है। मुझे उसे बाद में पीछा किए जाने और पीटे जाने की भावना का स्वाद चखाना होगा, और उसके लिए एक अविस्मरणीय स्मृति छोड़नी होगी। बम! एक पक्षी की तेज चीख गूंजी। अत्यंत शक्तिशाली स्टोन क्यू सभी दिशाओं में फैल गया
और जिस क्षेत्र में भाला और हथौड़ा टकराए थे उसके आसपास की हवा ऐसे हिंसक प्रभाव से विकृत होने लगी। लेकिन इस समय गोंगजुई धीमी आवाज में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। जिस क्षण हथियार उससे टकराया उस गर्मी का तो जिक्र ही क्या जो उसके पूरे शरीर को जलाने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। उसने भाले के शरीर से एक शक्तिशाली ताकत भी महसूस की जिसका विरोध करना मुश्किल था। अगले ही क्षण दहाड़ते हुए उसके हाथ का विशाल सुनहरा हथौड़ा गिर गया और वह पीछे हटने लगा। हालांकि वह केवल 2 कदम पीछे हटा था और उसने अपना शरीर पहले ही स्थिर कर लिया था, लेकिन घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने उसके लिए यह विश्वास करना कठिन बना दिया कि वह क्या देख रहा था। इस लंबे समय से प्रतीक्षित मुकाबले में वह वास्तव में नुकसान में था। दूसरा शॉट। ठीक इसी समय तांग हुआन की तेज चीख ने अचानक स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और सार्वजनिक हानि प्रेम अचानक जागृत हो गया। केवल लाल ज्वाला भाला को एक बार फिर आग के ड्रैगन की तरह उड़ते हुए देखा। वह चिलचिलाती गर्मी एक लहर की तरह उसके ऊपर छा गई और उसे तुरंत ही बहुत पसीना आने लगा। तांग हुआन गोंगजुई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने दांत पीसते हुए हथौड़ा फिर से घुमाया। बम तेज शोर के बीच भाले के अग्रभाग से एक और विशाल शक्ति फूट पड़ी। इस बार एल्डर डेस्टिनी इसके लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। टैप टैप टैप। अपने पैर को पुनः स्थिर करने से पहले वह लगातार 4 कदम पीछे हट गया। तीसरा शॉट। ची। यह वह समय था जब तांग हुआन की धीमी चीख और हवा में उसके टूटने की तीखी आवाज लगभग एक ही समय में सुनाई दी। हालांकि लाल ज्वाला भाला पहले ही हवा में इतनी गति से प्रवेश कर चुका था कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था और वह गोंगशेंग लव के सामने आ गया। मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा। उसके हाथ में सुनहरा हथौड़ा बिजली की तरह आगे बढ़ा। यद्यपि उसके सामने एक विशाल पर्वत था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि इस हथौड़े से उसे टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। बम। पलक झपकते ही हथौड़े और भाले आपस में टकराने लगे। अगले ही क्षण कानफोड़ू धमाके के बाद सुनहरे हथौड़े ऊपर उठकर पीछे की ओर उड़ने लगे। हथौड़ों के हैंडल वास्तव में गोंगशेंग के हाथ की हथेली से अलग हो गए थे, जबकि ज्वलंत लाल लंबा भाला सीधे आगे बढ़ रहा था। भाले की तेज नोक सीधे उसके गले की ओर जा रही थी। प्लॉप। जमीन पर सोने के हथौड़े के गिरने की आवाज गूंज उठी। जब तक वह अपने हथियार के खुलने से उबर पाया तब तक आग की लपटें उसके गले पर आकर रुक गईं। यद्यपि वे अभी भी 1 इंच की दूरी पर थे, भाले की नोक से निकलने वाली गर्मी से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसमें आग लगी हो। यह असहनीय था। ये कैसे हो गया? इतनी गर्मी थी कि वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से मुंह में लार नीली और सीधे तांग हुआन की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वसनीय आश्चर्य और अविश्वास से भरी थीं, लेकिन वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि वह थोड़ा जिद्दी था, लेकिन अंत में वह मूर्ख नहीं निकला। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था कि अगर वह इस समय तांग हुआन के भाले की नोक को थोड़ा आगे बढ़ाएगा तो उसकी खुद की गर्दन भाले से छेदी जाएगी। ये कैसे हुआ? यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहले ही हार चुके हैं। तांग हुआन ने हल्का सा मुस्कुराया और अपना लाल ज्वाला भाला वापस ले लिया। फिर वह उसके शव के सामने रुक गया। हालांकि लगातार कई बार हारने के बाद, चाहे उसका मांस शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, भले ही उसके पास एक आदमी का प्यार हो, फिर भी वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। जब युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था, उसकी तुलना में वर्तमान में वह एक खाली खोल की तरह है। दूसरी ओर तांग हुआन को कुछ भी खोना नहीं पड़ा। वे दोनों बिल्कुल अलग अलग अवस्था में थे। प्रेम की सार्वजनिक हानि केवल अस्थायी रूप से इस बिंदु से अनभिज्ञ है। ठीक है, मैं हार गया। वह एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह था और उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मुंह में खून थूक दिया और पीठ के बल जमीन पर लेट गया। इस लड़ाई में नंबर 369 जीतेगा। इसके तुरंत बाद रेफरी ने परिणाम की घोषणा कर दी। लगभग उसी क्षण जब उसके मुंह से शब्द निकले, एक सफेद छाया भूत की तरह अखाड़े में उड़ आई। वह एक युवक था। वह बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके सिर पर सफेद बाल थे। हालांकि उसका चेहरा काफी सुंदर था। वह उस पुरुष खिलाड़ी के लगभग बराबर उम्र का लग रहा था जो उससे बहुत प्यार करता था। मोशांग। तांग हुआन उदासीनता से मुस्कुराया, क्योंकि गुयंग द्वारा सफेद बालों वाले व्यक्ति का परिचय कराने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। बिल्कुल। उसके बाद उसने तांग हुआन को सिर से पैर तक जांचा। तांग हुआन, इन सभी वर्षों में युद्ध के दौरान तुम पहले मार्शल योद्धा हो, जिसके कारण गोंग जून को खून की उल्टी हुई और वह नींद में बेहोश हो गया। क्या आप उसे वापस जीतने में मदद करना चाहते हैं? तांग हुआन ऐसे हंसा जैसे उसे कोई आपत्ति ही न हो। नहीं नहीं, चूंकि वह हार गए हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह इसे वापस जीतेंगे, मोशांग ने हंसते हुए कहा। इस बारे में बोलते हुए, मुझे अधिकारियों की ओर से आपको धन्यवाद देना है। मुझे धन्यवाद दो। तांग हुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। यह सही है, फिलहाल यह उनके मार्शल पद में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। यदि आपने अचानक उसके सिर पर वार नहीं किया होता तो शायद वह इसी शक्ति पर निर्भर रहता, लेकिन इस सबक से उसे विश्वास था कि भविष्य में वह अपना विचार बदल देगा और अपनी वास्तविक क्यूई को उन्नत करने तथा अपने युद्ध कौशल को तेज करने में अधिक समय व्यतीत करेगा। उस समय ये शक्ति न केवल बाधा बनेगी, बल्कि बाघ को पंख लगाने के समान होगी। मोशांग मुस्कुराया, उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थीं। मुझे बताओ, क्या मुझे उसका धन्यवाद करने में उसकी मदद करनी चाहिए?
अगर ऐसा है तो उसे मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तांग हुआन मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल थोड़ा कांप उठा। मो शांग जिस स्थिति की बात कर रहे थे उसे उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था जब उन्होंने मंत्री के साथ हाथापाई की थी। न केवल जेनुइन क्यूई की तुलना पांचवें चरण के विशेषज्ञों जैसे गु यंग और तांग लॉन के साथ नहीं की जा सकती थी, बल्कि युद्ध कौशल का उपयोग भी बहुत कठिन था। विरोधियों से मुकाबला करते समय उनकी सबसे बड़ी निर्भरता अपने मांस शरीर की शक्ति पर थी। प्रबल शक्ति और तीव्र गति से युक्त 200 से 300 पाउंड वजन वाले उस विशाल हथौड़े की विध्वंसक शक्ति अत्यंत भयावह थी। इसलिए यदि वह इस हमले को अभी की तरह चकमा नहीं दे सका तो चाहे युद्ध कौशल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह केवल इसे दबा सकता था। तांग हुआन की पिछली जिंदगी में एक शक्ति सभी को हरा देती है वाली बात तो सही थी, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो लगातार उसके हमलों से बच सकता था तो उसे निष्क्रिय अवस्था में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा मो शांग ने कहा था कि वह वास्तविक क्यूई को उन्नत करने और अपने युद्ध कौशल में सुधार करने के लिए समय बिताने के लिए तैयार है, तो तांग हुआन को शायद भविष्य में अपने लिए एक और मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिल जाएगा। मैं जा रहा हूं। यदि हमें मार्शल प्रतियोगिता के अगले कुछ दौरों में फिर से मिलने का मौका मिलता है तो हम एक अच्छा मुकाबला कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह आपका भाला है या मेरी तलवार। मो शांग मुस्कुराया और तांग हुआन की ओर हाथ हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। कुछ ही क्षण बाद उसने अपने प्रिय स्वर्ण हथौड़ों को उठाया और युद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया। इस आदमी से निपटना शायद सार्वजनिक क्षति और प्यार से भी अधिक कठिन है। जैसे ही उसकी नज़र मो शांग की कमर पर लटकी लचीली तलवार पर पड़ी, तांग हुआन का मन तेजी से दौड़ने लगा और वह जाने के लिए मुड़ा। जब वह मार्शल क्षेत्र से बाहर चला गया तो आसपास के लोगों से आने वाली शोरगुल की आवाज़ें तुरंत और भी तेज हो गई, और जब कई मार्शल योद्धाओं ने तांग हुआन को देखा तो उनकी आंखें कुछ हद तक सम्मानपूर्ण हो गईं। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन वास्तव में यंग मास्टर गोंग डियान के खिलाफ जीत जाएगा। इस आदमी की ताकत वाकई भयानक है। मैंने सुना है कि गु यंग भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तांग हुआन किस आंदोलन कौशल का उपयोग कर रहा है ताकि वास्तव में सार्वजनिक नुकसान का उपयोग करने में सक्षम हो सके। अस्क 3 शॉट कहना वास्तव में 3 शॉट है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जनता का प्यार खोना इतना क्रोधित कर गया कि आपको खून की उल्टी हो गई। दर्शक योद्धाओं की ओर से तरह तरह की चर्चाएं सुनी जा सकती थीं। क्या स्थिति है? बाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में मेंग जिक्सुआन ने मो शांग को एल्डर गोंग डियान को जमीन पर रखते हुए देखा, जिससे वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने पूछा, बस इतना है कि उसके आंतरिक अंग घायल हो गए हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह आदमी बैल की तरह मजबूत है। अगर वह कोई दवा नहीं भी लेंगे तो भी वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मो शांग हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने अपना मुंह पूरा खोला और एक हरी गोली डाल ली। उस आंदोलन तकनीक का कितना हिस्सा आपने देखा? मो शांग ने अपनी आंखें उठाई और पूछा। वह गतिविधि तकनीक बहुत रहस्यमय है। ये दुख की बात है कि समय बहुत कम है। वह शायद इस बात से चिंतित है कि कोई इसे देख लेगा। जब समय आएगा वह जल्दी से लड़ाई खत्म कर देगा। मेंग जिक्सुआन के खूबसूरत चेहरे पर बेबसी का एक निशान दिखाई दिया। तांग हुआन, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में होंग ताओ की आंखें अंधेरी और ठंडी थीं। उसकी आंखों में आश्चर्य की हल्की सी झलक थी। जब उन्होंने तांग हुआन को गोंग झूंग पाओ की भूमिका निभाते देखा तो उन्हें उम्मीद थी कि इसका परिणाम ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी जब उसने गोंग चेंग पाओ को खून की उल्टी करते और बेहोश होते हुए देखा तो वह अभी भी आश्चर्यचकित था। आखिरकार फैंग मिन के संप्रदाय में गोंग जुई की प्रतिष्ठा बहुत शानदार थी। कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद होंग ताओ बहुत खुश हुआ। तांग हुआन की जीत का मतलब था कि भविष्य में उसके पास तांग हुआन से मिलने और उसे दिन दहाड़े मारने का मौका होगा। यदि यह केवल संकेतों का एक साधारण आदान प्रदान था तो वह शायद वह व्यक्ति नहीं था जो तांग हुआन को सबसे अधिक पसंद करता था, लेकिन यदि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी तो उसे पूरा विश्वास था कि वह प्यार को अपनी आत्मा में बदल सकता है, और तांग हुआन स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं था। सोचते हुए होंग ताओ तांग लॉन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो ज्यादा दूर नहीं था। मानो उसने उसकी निगाहें देख ली हों। तांग लॉन्ग ने भी पलक झपकते ही उधर देख लिया। उनकी चारों आंखें आपस में मिलीं और दोनों ने नाक से ठंडी सांस ली और साथ ही अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। लगता है मुझसे गलती हो गई है। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र के अंदर गाओलिंग ने अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लिया और अपनी पीठ को चट्टान के सहारे टिका लिया। उसने अपना भाला अपनी छाती से सटा लिया और मुंह के कोने में घास का एक पत्ता दबाते हुए बुदबुदाया, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा इतना ताकतवर होगा। एक पल में ही गाओलिंग को कुछ पता चल गया। उसने अचानक अपनी आंखें उठाई और दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। 10 मीटर दूर तांग हुआन, जो अभी अभी विश्राम स्थल पर लौटा था, ने दूसरी ओर देखा, फिर गुयन, तांगसी और अन्य लोगों के पास बैठ गया। समय बीतता गया और आकाश धीरे धीरे काला होता गया। अनजाने में फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर पहले से ही कई मशालें मौजूद थीं। सभी 32 अखाड़े लाल रोशनी से जगमगा रहे थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का तीसरा राउंड पहले 2 राउंड की तुलना में कहीं अधिक तीव्र था। औसतन प्रत्येक लड़ाई अधिक समय तक चलती थी। जब दोनों पक्ष समान स्तर पर ताकतवर हों और बराबरी पर हों तो विजेता का निर्धारण करना और भी कठिन हो जाएगा। यहाँ तक कि जब दोनों पक्ष आधे घंटे तक गतिरोध में थे
तब भी वे विजेता का निर्धारण नहीं कर सके और अंत में वे पूरी तरह से थक गए और उनके पास लड़ाई से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग का चौथा दौर छूट गया। लगभग 1 घंटे के बाद पूरा फैंग मिंग पर्वत रात के काले पर्दे से ढक गया। सभी लोग फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग का तीसरा दौर समाप्त हो गया है। 218 प्रतिभागी कल फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के चौथे दौर में भाग ले सकेंगे। सभी लोग आज रात अच्छी तरह आराम करें, स्वस्थ हो जाएं और कल की लड़ाई शुरू होने का इंतजार करें। लकड़ी के शेड के सामने लेई मिंग की आवाज घंटी की तरह तेज थी, जो हवा को हिला रही थी। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। बूम! जैसे ही लेई मिंग ने बोलना समाप्त किया, फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर का शोर आसमान को हिलाने लगा। पूरे दिन के बाद अंततः पर्दा गिर गया। हालांकि सभी जानते थे कि कल मार्शल प्रतियोगिता और भी अधिक तीव्र होगी, क्योंकि कई बहुमूल्य रत्न, साथ ही दुर्लभ फीनिक्स फ्लेम एसेंस कल उसके हो जाएंगे। फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर गहरी रात थी और फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर लगी आग आसमान में बढ़ती जा रही थी। हालांकि विस्तृत मैदान धीरे धीरे शांत हो गया और विभिन्न आकार प्रकार के अनेक तंबू एक के बाद एक दिखाई देने लगे, जैसे वसंत की बारिश के बाद बांस की टहनियां उगाई हों। मुझे आश्चर्य है कि जियाओ बुदियन कैसा है। तंबू के अंदर तांग हुआन जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गया और अचानक उसे उस छोटे बच्चे की याद आ गई। फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर कई मार्शल योद्धा थे और इससे भी अधिक कई स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स और स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स थे। परिणामस्वरूप जब तांग हुआन दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने जियो बुदियन और सभी फीनिक्स स्टोन्स और फीनिक्स पंख वाले बॉक्स को फीनिक्स नेस्ट के बाहर चट्टानों के ढेर के अंदर छोड़ दिया। दिन के दौरान जब वह मार्शल प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, तांग हुआन को वास्तव में ये ज्यादा महसूस नहीं हुआ। अब जब वह शांत हो गया था और उसने जियाओ बुदियन की परिचित बड़बड़ाहट की आवाज नहीं सुनी थी, तो तांग हुआन, जो जियाओ बुदियन के अस्तित्व का आदी था, कुछ असहज महसूस कर रहा था। तांग हुआन वास्तव में अभी वहां जाकर स्थिति पर एक नजर डालना चाहता था, लेकिन अंततः वह अपनी तीव्र इच्छा को दबाने में कामयाब रहा। इस समय हालांकि फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर शांति थी, तांग हुआन को स्पष्ट रूप से पता था कि जिस तंबू में वह था उसे कई लोग घूर रहे थे। जब भी थोड़ी सी भी हलचल होती तो ये तुरंत मार्शल योद्धाओं का ध्यान आकर्षित कर लेती। इसके अलावा यह अभी भी गुयंग का तंबू था। तंबू के अंदर न केवल वह था, बल्कि गुयंग, तांगसी और गूफी भी थे। मैं केवल कल तक इंतजार कर सकता हूं जब मार्शल प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। तांग हुआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। एक दिन की भीषण लड़ाई के बाद फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में अभी भी 200 से अधिक लोग बचे थे, जो 3 राउंड से बाहर आ चुके थे। कल कुछ और राउंड के बाद वे अंतिम विजेता का फैसला कर सकेंगे। तांग हुआन पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि कल की लड़ाई निश्चित रूप से और भी अधिक तीव्र होगी और यह और भी अधिक दुखद हो जाएगी। इस फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में भाग लेने वाले मार्शल योद्धाओं के बारे में कहा जा सकता है कि वे अपनी ताकत छिपा रहे हैं। आज तांग हुआन ने जो देखा था उसके अनुसार 200 से अधिक लोगों में से कई लोग वास्तव में अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। यहां तक कि जिन 2 लोगों को वह जानता था, गुयंग और तांगसी, वे भी एक दूसरे से लड़ते समय पीछे हट गए। ये स्पष्ट था कि वे अपनी हत्या की तकनीक का प्रयोग उस समय करने की योजना बना रहे थे जब उनका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से होगा जो उन्हें अचानक पकड़ लेगा। कल मार्शल प्रतियोगिता में विशेषज्ञों का जमावड़ा होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांग हुआन को पूरी तरह से भरोसा नहीं था कि वह अंतिम विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। यदि कोई प्रथम स्थान प्राप्त नहीं भी कर पाया तो भी शीर्ष 3 या शीर्ष 10 में आ जाना कोई बुरी बात नहीं होगी। ये सोचकर तांग हुआन खुशी से फूला नहीं समाया। यदि वह फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग शुरू होने से पहले गलती से फीनिक्स नेस्ट में प्रवेश नहीं करता और फ्लेमिंग फीनिक्स किंग प्राप्त नहीं करता। उसने अपने बैग में कई खजाने छिपा रखे थे और यहां तक कि उसे ट्रिपल लेयर्ड फीनिक्स भी मिल गया था, जो एक अत्यंत रहस्यमयी चालन तकनीक है। यह निश्चित नहीं था कि वह उस जन्मजात दिव्य शक्ति के सहज प्रेम और ममता को पराजित कर सकेगा। यदि वह सहयोग से जीत भी गया तो भी यह संभवतः एक दुखद जीत होगी। वह कल की मार्शल प्रतियोगिताओं में भाग ले पाएगा या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। वह अब जितना निश्चिंत था उतना कैसे हो सकता था। जब वह सोच रहा था, तांग हुआन का मन धीरे धीरे शांत हो गया और उसने सार्वभौमिक सत्य की कला का प्रसार करना शुरू कर दिया। दांटियन के अंदर नौयांग दिव्य भट्टी और आध्यात्मिक चक्र के 2 चरण तेजी से परिभ्रमण कर रहे थे और शुद्ध यांग गोली को थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत किया जा रहा था। समय उड़ गया। अनजाने में आकाश पहले से ही सफेद हो गया था। फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर का क्षेत्र अपनी नींद से जाग गया और जीवंत होना शुरू हो गया। लगातार मार्शल योद्धा अपने तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए टेंट छोड़ रहे थे। आपके गायन समाप्त होने के बाद एक जयकारे आने लगे। भोर होते ही घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित लकड़ी की झोपड़ी एक बार फिर आकृतियों से भर गई। स्टार महासागर वाणिज्य एल्डर लेई मिंग और रहस्यमय बैंगनी कपड़े वाली महिला भी उसी समय झोपड़ी में दिखाई दिए थे। हजारों की संख्या में पर्यवेक्षक मार्शल योद्धा भी एक के बाद एक 32 मार्शल अखाड़ों के बाहर एकत्र हुए। हम तीनों में से मुझे पहले ही उस चालाक और नीच कमीने तांग हुआन मोशांग ने तस्वीर से बाहर कर दिया था। निश्चित रूप से कोई आशा नहीं है जीजुवान, अब हमें आप पर निर्भर रहना होगा। आप दोबारा नहीं हार सकते। अगर आप हार गए तो हम सब नष्ट हो जाएंगे।
एरेना नंबर 4 के किनारे गोंग लुओशेन जमीन पर बैठा हुआ था और उस जगह को देखकर उदास हो रहा था। उसी समय वह अपने बगल में बैठे चुलबुले मेंग जिक्सुआन से गंभीरता से बात कर रहा था। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह उदास और हताश दिख रहा था। अब उसकी भौहों के बीच कल वाली भावना का कोई निशान नहीं था। ये सचमुच अजीब है कि एक असफल व्यक्ति के रूप में आपको जनता का कितना प्यार मिलता है। आप इतने मूर्ख हैं, फिर भी आप दूसरों को बहुत अधिक चतुर होने का दोष दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तांग हुआन ने कहा कि तुम बचकानी हो। वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये टिप्पणी सुनकर मोशांग अपनी हंसी रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोशांग, तुमने क्या कहा? मोशांग, गोंग लुओजियाओ गुस्से में था, उछल पड़ा। उसकी दोनों आंखें मोशांग को भूर रही थीं, उसके पूरे चेहरे पर थूक छिड़क रहा था। मैंने कहा तुम मूर्ख हो। मोशांग ने उपहास में अपने होंठ मोड़ लिए। आप, ये बहुत क्रोधित करने वाला है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। पेंगजी क्रोधित था। उसने अपनी बड़ी मुट्ठी उठाई और मोशांग के सिर की ओर मुक्का मारा। मोशांग ने उसे टाला नहीं, बल्कि उसकी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। अंत में गोंग जुई का यह मुक्का मोशांग की नाक के ठीक सामने रुक गया और नीचे नहीं गया। एक पल के लिए मोशांग को घूरते हुए गोंग लुओ ने अचानक अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। तुम सही हो, मैं बहुत मूर्ख था। अगर मैं हार गया तो मैं हार गया। इसमें बड़ी बात क्या है? अगर मैं इस बार हार भी गया तो मैं इसे वापस जीत सकता हूँ। अगर मैं हार जाऊं तो मैं खुद पर अफसोस करना बंद नहीं कर पाऊंगा। अंत में वह प्रेम से जोर से हंसा। तुमने अंततः चतुर बनना सीख लिया है। मोशांग मुस्कुराया। हालांकि मैंने जो पहले कहा था वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। निम्नलिखित मार्शल प्रतियोगिता केवल जी जुबान पर निर्भर हो सकती है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, क्योंकि तुम शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सक्षम हो, इसलिए तुम स्वर्ग के संरक्षण में हो। पुरुष अधिकारी ने मोशांग की कमर से लटकी लचीली तलवार पर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर हाथ हिलाया। ठीक है, पहले मैं विदा लेता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मोशांग को घुटन महसूस हुई, लेकिन वह पूछे बिना नहीं रह सका। मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है और मेरा शरीर भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं अपने शरीर को बार बार पीछे खींचने से होने वाले आघात को सहन नहीं कर सकता। मुझे ध्यान से सोचना होगा कि मैं अपनी ताकत और शरीर को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। वह हार्दिक हंसी के साथ चला गया। तुमने बहुत सारा प्यार खो दिया है, तुम मूर्ख क्यों नहीं हो? मोशांग स्तब्ध था। उसे केवल गोंग डियान की आकृति के नुकसान तक ही एहसास हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन वह इतना गुस्से में था कि वह डांटने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि तांग हुआन के साथ युद्ध करने के बाद वह समझ सकेगा कि उसने अपनी साधना में गलती की है, और इस प्रकार उसने अपनी वास्तविक क्यूई को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने युद्ध कौशल को तेज कर दिया। पुची, मेंग जिक्सुआन, जो एक तरफ चुपचाप खड़ी थी, अचानक अपने लाल होठों को ढक लिया और शरारत से हंस पड़ी। जी जुबान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मोशांग आश्चर्यचकित था। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह पुरुष हारा हुआ व्यक्ति तुम्हें जानबूझकर चिढ़ा रहा था? मेंग जिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? जब मोशांग ने मेंग जिक्सुआन की बातें सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने आश्चर्य से उस स्थान की ओर देखा जहां हारने से प्यार करने वाले व्यक्ति की आकृति गायब हो रही थी। क्या ये बच्चा सचमुच इतना बुद्धिमान था? तांग हुआन, क्या तुम्हें लगता है कि हम प्रतियोगिता में मिलेंगे? एरेना नंबर 16 के सामने गुयंग ने चारों ओर देखा और अचानक पूछा। ये कहना कठिन है। तांग हुआन मुस्कुराए बिना न रह सका। अभी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में केवल 200 लोग ही भाग ले रहे थे। यदि कोई भी नहीं हारा तो उनके प्रतिद्वंद्वी बनने की संभावना अधिक थी। क्या सिरदर्द है? गुयंग ने कुछ बार अपना सिर खुजलाया और परेशान होकर कहा। इसमें चिंता की क्या बात है? अगर मैं तांग हुआन से मिलूंगा तो मैं तुरंत हार मान लूंगा, तांगसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हार स्वीकाराना? उसकी बातें सुनकर न केवल गुयंग बल्कि तांग हुआन और अन्य लोग भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। अगर तांग हुआन के पास उस तरह का चमत्कारी चाल कौशल नहीं होता जो सार्वजनिक नुकसान और प्यार को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अंतर करने में असमर्थ बना सकता है, तो मैं अभी भी उसके खिलाफ लड़ सकता था। हालांकि यदि वह उस तकनीक का उपयोग करता तो वह निश्चित रूप से मुझे उस बिंदु तक रोक सकता था जहां वह बिना किसी संदेह के हार जाता। चूंकि मुझे पहले से ही पता है कि मैं हारने वाला हूं, तो फिर मैं इतना प्रयास क्यों बर्बाद करूं? यह बेहतर होगा कि तांग हुआन अगले दौर में भाग लेने के लिए कुछ वास्तविक क्यूई छोड़ दें। तांगसी धीरे से मुस्कुराया। बड़े भाई तांगसी बहुत अच्छे हैं। गूफी मुस्कुराई, उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्र की तरह झुक गईं। और अगर तुम मुझसे मिलो? गुयंग ने गूफी की ओर आंखें घुमाई और तांगसी से यह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तुमसे मिलना? आइए पहले कुछ दर्जन राउंड तक लड़ें, तांगसी ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। मुझे बहुत स्पष्ट पता है कि आपने क्या रास्ता चुना है। पिछले कुछ दिनों में मैंने 5 बार मुकाबला किया, लेकिन मैंने आपको 2 बार हरा दिया। तांगसी, ये सोचना कि इस पिता ने हमेशा तुम्हें मेरा दोस्त माना था, ये सोचना कि तुम ऐसा कुछ भी कहोगी। गुयंग पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने गुस्से से अपनी नाक साफ की और उसे घूरने लगा। गुयंग और तांगसी को फिर से झगड़ते हुए देखकर तांग हुआन और गूफी मुस्कुराए। इस संबंध में वे दोनों पहले से ही इसके अभ्यस्त थे और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तांग हुआन, 100 मीटर दूर होंग ताओ की जहरीली ठंडी आंखों की जोड़ी तेजी से भीड़ को चीरती हुई तांग हुआन पर पड़ी, जो एरेना नंबर 16 के पास खड़ा था।
तांग सी, केवल तुम दोनों बदमाशों के खून का उपयोग करके ही तुम मेरे तांग परिवार की शर्म को धो सकते हो। मैं तुम दोनों को फैंगमिंग पर्वत से जिंदा बाहर नहीं निकलने दूंगा, सुयू ने धीमी आवाज में कहा। अखाड़े के दाईं ओर विश्राम क्षेत्र में तांग लॉन्ग, जो एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अंतिम परिणाम आज सामने आएगा। तांग हुआन, आप कितनी दूर जा सकते हैं? मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। भीड़ में एक लाल वस्त्र पहने सुंदर दिखने वाली महिला मधुर मुस्कान बिखेर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय रूप से मोहक थी, जिससे बगल में खड़े कई मार्शल योद्धा चकित हो गए। मैंने कल तांग हुआन की असली पहचान बता दी। क्या ये बदमाश मुझसे कोई दुश्मनी रखेगा? अगर मैं प्रतियोगिता में उनसे मिलूं तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। गाओलिंग ने भाले को अपनी बांह के नीचे पकड़ लिया और असहायता से अपना माथा रगड़ने लगा। मुझे लगता है कि इस बार मार्शल प्रतियोगिता का प्रमुख 4 लोगों में से होना चाहिए, होंग ताओ, तांग लॉन्ग, गुयंग और गाओलिंग। ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि यह मो शांग नाम का वह आदमी हो सकता है। उसकी बर्फ जैसी लचीली तलवार वाकई शानदार है। टीएसके, यहाँ तक कि 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाला भारी हथियार भी आसानी से उड़ सकता है। उसकी ताकत शायद तांग हुआन द्वारा हराए गए सार्वजनिक नुकसान से भी अधिक मजबूत है। लोगों की संख्या कम होती जा रही है। अगर तांग हुआन की मुलाकात होंग ताओ या तांग लॉन्ग से होती है तो ये बहुत दिलचस्प होगा। अगर हम सचमुच एक दूसरे से मिलते हैं तो तांग हुआन सचमुच अत्यधिक खतरे में है। होंग ताओ और तांग लॉन्ग वास्तव में उसे जल्द से जल्द मारना चाहते हैं। अगर हम उनसे मिलेंगे तो वे निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएंगे। आप तांग हुआन को कम आंक रहे हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षति और प्यार भी तांग हुआन के लिए मुकाबला नहीं था। यह दर्शाता है कि तांग हुआन कितना मजबूत था। भले ही तांग हुआन की तुलना होंग ताओ और तांग लॉन्ग से नहीं की जा सकती, लेकिन उसके जीवन को बचाना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। उसके लिए हार स्वीकार न कर पाना भी असंभव है ना? एक बार जब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। स्टार ओशन कॉमर्स निश्चित रूप से उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करने और उसे मारने की अनुमति नहीं देगा जिसने पहले ही हार स्वीकार कर ली हो। उस समय यदि वे तांग हुआन को मारना चाहते हैं तो वे केवल मार्शल प्रतियोगिता के बाद तक इंतजार कर सकते हैं। प्रतियोगिता के मैदान के बाहर कई मार्शल योद्धा बहुत उत्साहित थे, या तो प्रतियोगिता के परिणाम के बारे में अटकलें लगा रहे थे या युवा विशेषज्ञों के बीच की शिकायतों पर चर्चा कर रहे थे। काफी देर के बाद लेई मिंग अंततः हजारों लोगों की चौकस निगाहों के सामने लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकला। इस क्षण मूलतः शोरगुल से भरा स्थान अचानक शांत हो गया। सभी लोग, मार्शल प्रतियोगिता का चौथा दौर शुरू होने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही 2 अन्य मित्र बुरी तरह घायल होकर पीछे हटे थे, इसलिए मार्शल प्रतियोगिता के इस दौर में केवल 216 लोग ही भाग ले रहे थे। प्रतिद्वंद्वियों को चुनने की पद्धति पिछले 2 राउंड की तरह ही थी। अब मैं इन 32 मित्रों को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और लॉटरी निकालें। नंबर 1, संख्या 31, 109, संख्या 369। लेई मिंग बहुत तेजी से बोली, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। एक पल में फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर केवल उसकी आवाज गूंजने लगी। हर बार जब वह कोई नंबर बताता तो भीड़ में से एक आकृति उभर कर लकड़ी के शेड की ओर बढ़ जाती। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, या फिर उसे अपने ऊपर भरोसा था, या फिर चेहरे पर चिंता की झलक थी। 369, केवल मैं। अचानक जब उसने लेई मिंग द्वारा अंत में घोषित की गई नंबर प्लेट सुनी तो तांग हुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि चौथे राउंड के लिए लॉटरी निकालने की बारी उसकी थी। यह विचार मन में रखते हुए तांग हुआन ने आगे सोचना बंद कर दिया। हल्की सांस लेते हुए वह तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद तांग हुआन और काले कपड़े पहने एक युवक जिसकी नंबर प्लेट 1717 थी, लगभग एक ही समय पर मैदान में आए। वह युवक काफी दुबला पतला था। उसकी लंबाई 1.7 मीटर भी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह कुपोषण से पीड़ित है। हालांकि उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि वे चकाचौंध कर रही थीं। तांग हुआन, दुबले पतले युवक ने जल्दी से अपने होंठ चाटे, क्योंकि उसकी आंखें और भी चमक उठीं। 1000 साल पुराने दुर्लभ हथियार शिल्प प्रतिभा और मार्शल आर्ट प्रतिभा इस युवा मास्टर द्वारा पराजित होने वाले हैं। अफसोस की बात है। यद्यपि उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है, परंतु उनके चेहरे पर जरा सा भी खेद नहीं था। इसके बजाय उसने एक चिढ़ाने वाला भाव प्रकट किया, जैसे कि वह एक शेर था जो अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और एक मोटे मृग पर अपने पंजे दिखा रहा था। तांग हुआन, तुम मुझसे मेरा नाम क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप किससे हारने वाले हैं? मुझे उस सहायक भूमिका का नाम क्यों जानना चाहिए जो सिर्फ एक सहायक कलाकार होने के लिए नियत है? तांग हुआन के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। तांग हुआन, तुम सच में बहुत बेशर्मी से शेखी बिगाड़ते हो। बहुत जल्द आपको अपने शब्दों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुबला पतला युवक ठंडी हंसी हंसा और उसके चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। तुम बहुत बकवास करते हो। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं। पिछली तांग यू जिसने इतनी बकवास बातें की थीं, कल ही लाश में बदल चुकी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अगली लाश नहीं बनोगी। ची। इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, तीखी सीटी की आवाज टेढ़ी मेढ़ी होकर बाहर निकल चुकी थी। तांग हुआन के हाथों में लाल ज्वाला भाला एक जंगली और हिंसक गर्मी के साथ आगे बढ़ा और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। तांग हुआन, अभी भी बात करते हुए
आपने अचानक एक चाल चली। आप वास्तव में नहीं जानते कि कैसे विनम्र होना है। आप वास्तव में उग्र लहरों के शहर के परित्यक्त पुत्र होने के योग्य हैं। आपकी शिक्षा में वास्तव में कमी है। आज मैं तुम्हें सही ढंग से आचरण करना सिखाऊंगा। कमजोर दिखने वाला युवक पीछे हट गया। उसके हाथ में काला कोड़ा तेजी से हिलने लगा। कुछ मीटर लंबा कोड़ा अचानक सीधा हो गया, मानो वह एक कठोर छड़ में बदल गया हो, जो सीधे तांग हुआन के लाल ज्वाला भाले की ओर बढ़ रहा था। तांग हुआन का मन पानी की तरह शांत था, और वह दुबले पतले युवक की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से नाराज नहीं हुआ। जब युवक बोला तो उसकी आंखों में एक चालाक नजर आई, जिससे तांग हुआन को यह समझ में आ गया कि वह उतना घमंडी नहीं था जितना वह था। उसके शब्द इतने कष्टप्रद थे, इसका कारण केवल यह था कि वह क्रोधित करना चाहता था। यह आदमी सफल हो गया था। तांग हुआन वास्तव में थोड़ा गुस्से में था। हालांकि इस आदमी को यह नहीं पता था कि अगर उसके पास अपनी जीत सुनिश्चित करने और अपने प्रतिद्वंद्वी को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो उसका अंत और भी अधिक दयनीय हो जाएगा। बम क्षण भर में लोहे के समान कठोर लंबे चाबुक ने भाले के अग्रभाग पर प्रहार किया, जिससे धातु के टकराने जैसी कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही आवाज निकली, कठोर लट अचानक बिना किसी चेतावनी के नरम पड़ गई, और प्रभाव की शक्ति को उधार लेते हुए ये तेजी से घूमती हुई क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर के भाले के सिर के चारों ओर लिपट गई। यहाँ आओ। दुबले पतले युवक की आंखों में खुशी झलकने लगी। जैसे ही वह चिल्लाया, उसका दाहिना पैर जो पीछे हट रहा था जमीन पर टकराया, और उसका दाहिना हाथ जो लंबे चाबुक को पकड़ रहा था झटके से पीछे हट गया। हालांकि तांग हुआन के हाथ में भाला बिल्कुल भी नहीं हिला। कुछ मीटर की दूरी पर तांग हुआन अभी भी उपहासपूर्वक हंस रहा था। जब दुबले पतले और कमजोर युवक ने यह देखा तो उसके चेहरे पर काफी बदलाव आ गया। पलक झपकने से भी कम समय में लंबा कोड़ा हिलने लगा था। कोड़ा तुरंत ढीला पड़ गया, मानो वह भाले की नोक से अलग होना चाहता हो। क्या आपको लगता है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे छोड़ सकता हूं? तांग हुआन ने अचानक ठंडी सांस ली, और भाले का शरीर तुरंत मुड़ गया, जिससे एक असाधारण तीव्र भिनभिनाने वाली ध्वनि निकली, जबकि ज्वलंत लाल भाले की नोक भी तेजी से घूमने लगी। न केवल कोड़ा मुक्त नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में यह भाले की नोक के साथ और भी अधिक कसकर उलझ गया। यहाँ आओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह धीमी आवाज में चिल्लाया तो तांग हुआन ने भी एक दुबले पतले युवक की तरह बेरहमी से हमला किया। उसने अपनी बांह से क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर को आगे बढ़ाया, और क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर ने लंबे कोड़े को खींच लिया। एक क्षण में विशाल खिंचाव बल कोड़े के अंत तक फैल गया। अय्या! युवक घबराकर चिल्लाया। उसका दुबला और कमजोर शरीर लंबे चाबुक द्वारा उठाया गया, और वह अनियंत्रित होकर उड़ गया। उसने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका कोड़ा तांग हुआन के क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर में उलझ जाएगा। न ही उसने यह उम्मीद की थी कि तांग हुआन की शक्ति इतनी मजबूत और क्रूर होगी। वह अचानक घटी घटना से इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, और उसने तुरंत अपना कोड़ा छोड़ दिया। फिर भी अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने से पहले वह कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। ची! तांग हुआन ने अपना भाला घुमाया, जिससे भाले की नोक के चारों ओर लिपटा कोड़ा जमीन पर गिर गया। उसके बाद लाल ज्वाला भाला एक बार फिर से अंतरिक्ष में घुस गया, सीधे कमजोर दिखने वाले किशोर की छाती की ओर बढ़ रहा था। भयानक गर्मी एक तूफानी लहर की तरह फैल गई, उसे घेर लिया और उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से निगल लिया। तांग हुआन, रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा था। दुबले पतले युवक का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ हिलाते हुए तुरंत पीछे हट गया। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, तांग हुआन ने उपहास किया। उसके हाथ में क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ, और एक पल में उसके और दुबले पतले युवक के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम रह गई। क्या आपको इस तरह मजाक करने की जरूरत है? कमजोर दिखने वाले युवक के चेहरे से खून बह रहा था। वह मन ही मन कोस रहा था, और उसका शरीर लट्टू की तरह तेजी से घूम रहा था। वह बड़ी मुश्किल से भयानक भाले के हमले से बच पा रहा था। फिर वह पूरी ताकत से प्रतियोगिता के मैदान से बाहर भागा और दहाड़ते हुए बोला, तांग हुआन, ऐसा मत करो, मैं मानता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन युवक के मुंह से खोया शब्द अभी निकला भी नहीं था कि उसकी जगह एक दयनीय चीख ने ले ली। ये तांग हुआन का लाल ज्वाला भाला था, जो पीछे से आ रहा था और बिजली की गति से सीधे उसकी पीठ पर वार कर रहा था। बम! उस नौजवान का कमजोर शरीर तुरंत चमड़े के टुकड़े की तरह हवा में उछल गया। वह बादल की तरह हवा में उड़ा और मार्शल अखाड़े के बाहर भारी रूप से उतरा। वह खून थूकता हुआ जमीन पर पड़ा था और उठने में असमर्थ था। रोड बॉय! जैसे ही यह चिल्लाहट सुनाई दी, लगभग 20 वर्ष की आयु के दो युवक भीड़ से बाहर दौड़े और उस दुबले पतले युवक को खड़ा करने में मदद की। दुबले पतले युवक की हालत का त्वरित जायजा लेने के बाद हल्के हरे रंग का लबादा पहने हुए युवकों में से एक ने तांग हुआन को घूरा और गुस्से में चिल्लाया, तांग हुआन, तुम बहुत निर्दयी हो। यहाँ तक कि लू टोंग भी हार मानने वाला है, फिर तुमने उसे इतना जोरदार वार करने की हिम्मत कैसे की? मैंने उसे केवल एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। तांग हुआन ने उदासीनता से मुस्कुराया और लू टोंग द्वारा पहले कहे गए शब्दों को वापस कर दिया। अगर वह वास्तव में निर्दयी था तो वह अब तक एक लाश बन चुका होता। आप, तांग हुआन, हमने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। ओह, मुझसे बदला लेने के लिए आपका स्वागत है। नंबर 369 जीतता है। मार्शल अखाड़े के किनारे रेफरी की घोषणा हवा में गूंज उठी। लगभग आधे घंटे बाद 1-2 एरेना में पिछला अध्याय, अगला अध्याय, बूम।
एक जोरदार आवाज निकली। तांग हुआन के दूसरी ओर ताकतवर आदमी नशे में लग रहा था क्योंकि वह कुछ कदम पीछे हट गया, फिर अपने नितंब के बल जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में पकड़ी लंबी कुल्हाड़ी उसी समय जमीन पर गिर गई। आपने खो दिया। तांग हुआन थोड़ा मुस्कुराया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसके हाथों में क्रिम्सन फ्लेम भाला सीधे अंदर चला गया। भाले की तेज और गर्म नोक मजबूत आदमी के गले की ओर बिजली की तरह चुभ रही थी, लेकिन अंत में ये केवल उसकी गर्दन के सामने रुक गई। नंबर 369 जीतता है। 2 घंटे बाद 8वें अखाड़े में एक आकृति इतनी तेज गति से जमीन पर लुढ़क रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। हालांकि जब भी वह आकृति घूमती थी तो लाल रंग की चमकदार रोशनी की एक धारा निकलती थी जो उसके कपड़ों को छूती हुई जमीन को भेदती हुई प्रतीत होती थी। यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचकारी था। टकराना टकराना टकराना। जैसे ही आग जैसी लाल रोशनी जमीन में प्रवेश करती है, वह तुरंत हवा में उड़ जाती है और लुढ़कती हुई आकृति का पीछा करती है। हालांकि हर बार जब यह ऊपर नीचे होता था तो एक अत्याचारी शक्ति बाहर निकलती थी और रेत के एक बड़े ढेर को उड़ा देती थी, जिससे जमीन पर कई गड्ढे बन जाते थे। जब आकृति लाल रेखा से बाहर निकली तो चरम हलचल तुरंत शांति में बदल गई। यह अत्यंत भयावह दृश्य अचानक ही स्थिर हो गया प्रतीत हुआ। वरिष्ठ वास्तव में शक्तिशाली है। काफी देर के बाद तांग हुआन ने अंततः क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर को बाहर निकाला जो जमीन में 1 फुट से अधिक गहरा था। वह अपने हाथों को मोड़कर मुस्कुराया और उसकी आंखों में अदम्य प्रशंसा की झलक दिखाई दी। छोटे भाई, तुम मुझसे बेहतर हो। लाल रेखा के बाहर जमीन पर पड़े एक व्यक्ति की आकृति भी उछलकर ऊपर आ गई। वह 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था जिसके एक सिर पर सफेद और एक सिर पर सफेद बाल थे। नंबर 369 जीतता है। इस समय एरेना 8 के किनारे पर रेफरी की आवाज क्षेत्र के ऊपर गूंज उठी। अब तक तांग हुआन आज लगातार 3 राउंड जीत चुका था। मार्शल प्रतियोगिता के चौथे राउंड के अंत में 5वें राउंड में 108 प्रतियोगियों को भाग लेना चाहिए था। हालांकि कुछ लड़ाइयां बहुत तीव्र थीं। अंततः दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यद्यपि अभी भी कुछ लोग जीत गए थे, लेकिन वे आगे जारी नहीं रख सके और अंत में हार मान ली। अंत में मार्शल प्रतियोगिता के 5वें दौर से केवल 100 लोग ही बचे और 5वें दौर के बाद इसी तरह से 46 गंभीर रूप से घायल मार्शल योद्धा पीछे हट गए थे। इतना अधिक कि मार्शल प्रतियोगिता के छठे दौर में केवल 46 लोग ही भाग ले पाए थे। 46 लोगों को 23 समूहों में विभाजित किया गया। जब तांग हुआन ने हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को हराया तो कई समूहों के विजेता पहले ही तय हो चुके थे। हालांकि कुछ समूह ऐसे थे जो असाधारण रूप से दुखद थे और यह अनुमान लगाया गया था कि इस दौर के समाप्त होने के बाद यदि 20 या इतने लोग अगली लड़ाइयों में भाग लेना जारी रखते तो इसे पहले से ही बहुत अच्छा माना जाता। इस तांग हुआन की किस्मत बहुत अच्छी है। लगातार 3 राउंड में उसके सामने आए प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं थे। चौथे राउंड में तांग हुआन का सामना जिस प्रतिद्वंद्वी से हुआ वह वास्तव में उतना महान नहीं है, लेकिन 5वें और छठे राउंड के प्रतिद्वंद्वी पहले से ही काफी मजबूत हैं। विशेष रूप से छठे राउंड का बूढ़ा व्यक्ति जो निश्चित रूप से 5वें चरण के शिखर पर एक विशेषज्ञ है। इस राउंड में तांग हुआन के लिए उनसे जीतना सचमुच बहुत कठिन है। वास्तव में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तांग हुआन बहुत शांत है? प्रतियोगिता के इस दौर के बाद स्टेज 5 के बाकी मार्शल मास्टर सबसे मजबूत होंगे और अगला 7वां दौर निश्चित रूप से अधिक रोमांचक होगा। हालांकि मैं पहले दौर में ही बाहर हो गया था, लेकिन 5वें चरण के विशेषज्ञों के बीच इतनी सारी लड़ाइयां देखने के बाद मेरी फसल बहुत बड़ी है। विशेषकर वह तांग हुआन। पिछले 3 चक्रों में उसने कोई युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसके हाथ में भाला जीवित हो गया लगता है। आमतौर पर जिस व्यक्ति के पास ऐसे साधन हैं, उसने स्वयं को भाले के मार्ग में 10 वर्षों या दर्जनों वर्षों से डुबो रखा होगा। फिर भी तांग हुआन बहुत युवा है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक साधारण व्यक्ति था जिसने पहले वास्तविक क्यूई की साधना नहीं की थी, और यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसके लिए यह विश्वास करना कठिन होता कि यह सच है। तांग हुआन पहले से ही दाईं ओर विश्राम क्षेत्र में पैर मोड़कर बैठा हुआ था। लगातार शोर की लहरें उसके कानों में प्रवेश कर रही थीं, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उन दर्जन भर अखाड़ों को तेजी से पार करने के बाद, जहां अभी भी युद्ध जारी था, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और वही मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा हो गया। यद्यपि वह हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के साथ लड़ाई में काफी शांत दिख रहा था, फिर भी उसने पहले ही बड़ी मात्रा में असली क्यूई खर्च कर दी थी। 7वें राउंड के शुरू होने से पहले उन्हें अपने आप को चरम अवस्था में लाना था। सौभाग्य से शुद्ध यांग मोदी को परिष्कृत करके वह अपनी वास्तविक क्यूई को सबसे तेज गति से पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, 2 घंटे हो गए हैं और 7वां राउंड शुरू होने वाला है। प्लीज जल्दी से आ जा। अचानक लेई मिन की धरती हिला देने वाली चीख फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर गूंजी, जिससे वह अपनी साधना से जाग गया। ये तो बहुत जल्दी शुरू हो गया। तांग हुआन की आंखें चमक उठीं और वह खड़ा हो गया। इस समय वास्तविक क्यूई और 9 आध्यात्मिक मेरिडियन पहले से ही बहुत पहले ठीक हो चुके थे। मन के निर्देशों के बीच 1 सेकंड में जोरदार असली क्यूई एक लहर की तरह थी जो तेजी से भरते हुए किनारे तक आ गई। कुछ ही देर बाद लकड़ी के शेड के सामने बहुत सारी आकृतियां एकत्रित हो गईं।
दो दोस्त थे, गुयंग और तांगसी। वहाँ तांग लोंग और होंग ताओ थे जो उसे अपना दुश्मन मानते थे, गाओ लिंग, मोशांग, मेंग जिक्सुआन और अन्य लोग जो उनका नाम पुकार सकते थे। जहाँ तक बाकी मार्शल योद्धाओं का सवाल है, तांग हुआन ने कमोबेश उनकी लड़ाइयाँ पहले भी देखी थीं, वे सभी विशेषज्ञ थे। उनमें से जिस चीज़ ने तांग हुआन का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह था काले कपड़े पहने एक आदमी जो पूरे समय भावहीन रहा, और लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला। काले कपड़े पहने आदमी की तलवार चलाने की तकनीक अत्यंत पेचीदा और अजीब थी, जिससे लोगों के लिए उससे बच पाना असंभव था। तांग हुआन के ज्ञान के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी उसके दूसरे हमले का सामना करने में सक्षम नहीं था। पांचवें चरण के सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी विजय प्राप्त करने के लिए केवल एक बार की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से तांग हुआन की तो बात ही छोड़िए, आसपास के लोग भी उसका नाम नहीं जानते थे। लाल पोशाक वाली महिला का चेहरा आकर्षक और आकृति आकर्षक थी। उसने अपना हाथ और पैर उठाया और उसके पूरे शरीर से एक मोहक आभा निकल रही थी। हर भौं और हर मुस्कान के साथ वह एक मादक एहसास देती थी। मार्शल योद्धाओं के आसपास खड़े दर्शकों में से कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह से उनके प्रति मोहित थे और प्रेम एवं प्रशंसा से भरे हुए थे। भीड़ की बातों से तांग हुआन को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार लाल कपड़े पहने महिला का नाम म्यू यान होना चाहिए। म्यू यान की उपस्थिति की तुलना में उसमें आश्चर्यजनक शक्ति थी। आज के 3 राउंड के बाद उसने जल्दी ही लड़ाई समाप्त कर ली थी, जबकि वह स्वयं अभी तक घायल नहीं हुई थी। शुरू से लेकर अंत तक वह बेहद शांत रही। दोस्तों, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के इस दौर में कुल 21 लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से एक स्थान खाली रहेगा। लेई मिंग ने भीड़ पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और लॉटरी निकालें। कुल 21 कागज की गेंदें हैं और उनमें से एक गेंद खाली है, जबकि अन्य 20 कागज की गेंदों पर एक ही नंबर लिखा है। प्रतियोगिता के इस दौर में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और जो दोस्त खाली कागज की गेंदें निकालेंगे वे सीधे मार्शल प्रतियोगिता के 8वें दौर में भाग ले सकेंगे। लेई मिन की बातें सुनकर हर कोई एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सका। कई मार्शल योद्धा, विशेष रूप से वह जो प्रतियोगिता के पिछले दौर में घायल हो गया था, लेई मिन के शब्दों को सुनकर प्रत्याशा की अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वे इस राउंड को खाली कर सकें तो उन्हें अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में आराम करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। प्रतियोगिता के 8वें दौर में यह एक बहुत बड़ा लाभ साबित होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उपस्थित 21 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही इन लाभों का आनंद ले पाया। लेकिन वह भाग्यशाली कौन होगा? सब लोग चलो शुरू करें, सब लोग चलो शुरू करें। जैसे ही लेई मिंग ने बोलना समाप्त किया, 30 वर्ष की आयु वाला एक मजबूत व्यक्ति उत्साह से दौड़ता हुआ आया और उसने लकड़ी की पेटी से कागज की एक गेंद निकाली। अब और इंतजार न कर पाने के कारण उस बलिष्ठ व्यक्ति ने झुंझलाहट में अपने सिर के पीछे थपकी दी और उदास स्वर में चिल्लाया, 13। दूसरा व्यक्ति जो आया वह एक युवा महिला थी जिसने सफेद पोशाक पहनी थी। उसका नाजुक शरीर सुडौल था, लेकिन उसका चेहरा अत्यंत साधारण था। वह अपने सामने खड़े बलवान आदमी जितनी चिंतित नहीं थी। उसने बिना किसी हड़बड़ी के कागज का एक गोला निकाला और उसे देखा। तभी उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी, 13। हम दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। उस लंबे और मजबूत आदमी की आंखें उसी क्षण चौड़ी हो गईं। मैंने नहीं किया। महिला हल्की सी मुस्कुराई और फिर कुछ नहीं बोली। हालांकि उसके बगल में बैठा तगड़ा आदमी अपना हाव भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सका, मानो वह सफेद पोशाक वाली इस महिला से बेहद डर रहा हो। जब आसपास के लोगों ने ड्रॉ का परिणाम देखा तो उनकी आंखों में भी अजीब भाव दिखाई दिए। पहले 2 ड्रॉ में प्रतिद्वंद्वियों का एक समूह पहले ही तय हो चुका था। यह अज्ञात था कि यह शुभ या अशुभ शगुन था। जैसे ही हर कोई इस बारे में सोच रहा था, तांग हुआन पहले से ही लकड़ी के शेड के सामने चलने वाला तीसरा व्यक्ति था। फिर उसने हल्की सांस ली और अपना दाहिना हाथ लकड़ी के बक्से में डाल दिया। 4। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने कागज की गेंद खोली और उसके अंदर का नंबर बताया। लॉटरी निकालने से पहले तांग हुआन के दिल में ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, न ही वह कागज की एक खाली गेंद निकाल पाया था। स्वाभाविक रूप से वह मन से निराश नहीं था। मार्शल योद्धा एक के बाद एक आगे बढ़े तथा उनकी संख्या लगातार घोषित की जा रही थी। समय समय पर समान संख्या वाले लोग मार्शल प्रतियोगिता के 7वें दौर में एक दूसरे से लड़ते थे। ये संख्याएं 1 से 10 तक पूरी तरह से नहीं खींची गई, बल्कि इन्हें यादृच्छिक रूप से 10 संख्याओं में लिखा गया। खाली कोई संख्या नहीं, मैं समझ गया। कुछ ही देर बाद लकड़ी के शेड के सामने अचानक एक उत्साहित आवाज गूंजी, जिसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह पीले कपड़े पहने एक सुंदर आदमी था जिसका चेहरा जैड के समान सफेद था। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी कमर से एक लंबी तलवार लटक रही थी। वह लगभग 25 या 26 साल का लग रहा था। इस व्यक्ति को देखकर, जिसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, कई लोग अपनी आंखों में ईर्ष्या और जलन के भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके, जबकि वे मार्शल योद्धा, जिनके भाग्य का फैसला अभी होना था, काफी निराश महसूस कर रहे थे। अब चूंकि भाग्यशाली व्यक्ति सामने आ चुका है, इसलिए अब लॉटरी निकालने वाले व्यक्ति के पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। बधाई हो मेरे दोस्त। लेई मिंग पीले कपड़े पहने आदमी को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और खुशी खुशी विश्राम स्थल की ओर भाग गया। लॉटरी निकालने का काम जारी रहा।
पीले कपड़े वाले आदमी के ठीक पीछे हॉन्ग ताओ चल रहा था। लकड़ी के बक्से से निकाले गए कागज के गोले को खोलने के बाद हॉन्ग ताओ पहले तो चौंक गया, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर अछूती खुशी के भाव प्रकट हुए और उसके बाद उसने अपनी नज़र तांग हुआन पर घुमाई। उसकी आंखों में हत्या का इरादा एक ठोस पदार्थ में बदल गया, मानो वह तांग हुआन के शरीर को भेद देगा। 4 एक त्वरित नज़र डालने के बाद लेई मिंग मदद नहीं कर सका और एक धीमी गड़गड़ाहट निकाली। पलक झपकते ही जब उसने तांग हुआन की ओर देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 4 तांग हुआन ने बाहें सिकोड़ी, फिर शांत हो गया और जब तांगसी ने लेई मिन का नंबर सुना तो उनके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। तांग हुआन ने 4 कहा था और हॉन्ग ताओ ने भी 4 कहा था, जिसका मतलब था कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के आगामी 7वें दौर में तांग हुआन और हॉन्ग ताओ प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह बहुत तीव्र एवं भीषण युद्ध होगा। हालांकि तांग लॉन्ग अपनी नाक सिकोड़ने और गहरी बाहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह सचमुच चाहता था कि वह तांग हुआन को जल्दी से मार सके, लेकिन हॉन्ग ताओ के प्रति भी उसकी कोई अच्छी धारणा नहीं थी। यदि उचित समय हो तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। वे दोनों 7वें राउंड में लड़ने वाले थे, चाहे कोई भी जीता या हारा, यह उसके लिए अच्छी बात थी। फिर भी उसके दिल में अभी भी अवसाद का एक निशान था। वह सबसे अधिक आशा करता था कि वह व्यक्तिगत रूप से तांग हुआन की देखभाल करेगा और तांग हुआन के खून का उपयोग करके अपने पिता के शरीर और यहाँ तक कि पूरे तांग परिवार से भारी अपमान को धो देगा। लेकिन अब तांग हुआन और हॉन्ग ताओ प्रतिद्वंद्वी थे। यदि प्रतियोगिता के 7वें दौर में हॉन्ग ताओ द्वारा तांग हुआन को मार दिया जाता तो उसकी इच्छा फिर कभी पूरी नहीं होती। हालांकि चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही निर्णय ले लिया था तो उसे बदलने में असमर्थ होने की बात तो भूल ही जाइए, यहाँ तक कि स्टार ओशन कॉमर्स भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुरंत तांग लॉन्ग का चेहरा और भी अधिक अस्थिर हो गया। तांग हुआन, हम अंततः मिलेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, हॉन्ग ताओ पहले से ही तांग हुआन के सामने बड़े कदमों से चल रहा था, अपने बर्फ जैसे सफेद दांत दिखा रहा था। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, मानो वह एक भूखा भेड़िया हो जिसने ताज़ा मांस देखा हो। उसकी आंखों में लंबे समय से जमा हत्या का इरादा भी तेजी से उभर आया, मानो वह ज्वालामुखी की तरह फटना चाहता हो। हॉन्ग ताओ, तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्या तुम जानते हो कि जितनी जल्दी तुम मुझसे मिलोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने बड़े भाई से मिलोगे? तांग हुआन धीरे से हंसा। खेद। हॉन्ग ताओ जोर से हंसा और फिर दांत पीसते हुए उसने अपने दांतों के बीच से कुछ आवाजें निकाली। तांग हुआन, बकवास बंद करो, मैं जल्द ही तुम्हें बताऊंगा कि सच्चा पछतावा क्या होता है। अपनी बात समाप्त करके हॉन्ग ताओ ने अपना लंबा ब्लेड पकड़ा और तीसरे क्षेत्र की ओर बढ़ गया। तांग हुआन, अगर सचमुच कोई और रास्ता नहीं है तो हार स्वीकार कर लो। गुयंग तांग हुआन के कानों के पास झुककर फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सकी। तांगसी ने भी सिर हिलाया और उसे देखा। हालांकि गुयंग की आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसे हॉन्ग ताओ ने सुना। वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़ा और राग जैसे चेहरे से गुयंग को घूरने लगा। इसी बात को लेकर वह सबसे अधिक चिंतित थे। यदि तांग हुआन सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ले तो वह बिना लड़े ही जीत सकता था और अगले दौर में और भी बेहतर स्थिति में प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि वह व्यर्थ ही खुश था। यदि वे मार्शल मैदान में तांग हुआन को नहीं मार सकते थे तो वे उसे केवल मार्शल प्रतियोगिता के बाद ही मार सकते थे, और इसके साथ ही बहुत सारे चर थे। कौन जानता था कि तांग हुआन हार स्वीकार करने के तुरंत बाद इस जगह को छोड़ देगा। भागने के बाद उसने खुद को फैंग मिंग पर्वत में खोद लिया। अब वह उसे खोजने कहाँ जा सकता था? इस समय हॉन्ग ताओ का दिल चिंता से जल रहा था। वह लगभग तांग हुआन को उठाकर अखाड़े में खींच कर ले जाना चाहता था और उसके साथ युद्ध शुरू करना चाहता था। तांग हुआन ने जानबूझकर अपनी आवाज़ को इतना खींचा कि हॉन्ग ताओ का चेहरा काला पड़ गया और वह उसके पास जाने ही वाला था। फिर मुस्कुराया और कहा, समझ गए, आप सभी को स्वयं सावधान रहना होगा। गुयंग और तांगसी के प्रतिद्वंद्वी भी सामने आए थे, जो क्रमशः एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक बूढ़े व्यक्ति थे। वे दोनों यहाँ तक पहुँचने में सक्षम थे। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था, भले ही वे गुयंग और तांगसी की तुलना में नहीं थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के 7वें राउंड में गुयंग और तांगसी के लिए जीतना बेहद मुश्किल होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको हम दोनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुयंग हंसा। तांग हुआन, हॉन्ग ताओ के पास एक उत्कृष्ट हथियार है, आपको सावधान रहना चाहिए। तांगसी ने उसे फिर याद दिलाया। तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया, फिर मुड़ा और प्रतियोगिता के तीसरे चरण की ओर चल दिया। जब उसने हॉन्ग ताओ की ओर देखा तो उसकी आंखों में उपहास झलक रहा था। हॉन्ग ताओ ने उदास भाव से कहा, हालांकि उसने मन ही मन राहत की सांस ली। तांग हुआन, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि एक बार जब हम लड़ाई शुरू करेंगे तो तुम्हें हार स्वीकार करने और पीछे हटने का मौका मिलेगा? इस लड़ाई में मैं निश्चित रूप से तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन मेरा है। हॉन्ग ताओ ने अंदर से उपहास किया, फिर वह तेजी से मैदान में चला गया। कुछ ही देर में तांग हुआन भी हॉन्ग ताओ के पीछे पीछे आ गया और इत्मीनान से उसी क्षेत्र में चला गया। ये दृश्य देखकर दर्शक मार्शल योद्धाओं को अंततः समझ आ गया, यह नहीं हो सकता, तांग हुआन वास्तव में हॉन्ग ताओ से मिला।
अरे नहीं, इस बार की फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग तांग हुआन यहीं रुकने वाली है। जीतना या हारना गौन है, मुझे डर है कि अब मेरा जीवन भी नहीं बचेगा। होंग ताओ को पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तांग हुआन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा तो वह हार स्वीकार कर लेगा। मार्शल डाओ और टूल्स विधि में इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ ये वास्तव में दुख की बात होगी यदि वह इस तरह से गिर जाए। मुझे डर है कि होंग ताओ उसे हार स्वीकार करने का मौका भी नहीं देगा। चलिए इंतजार करके देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि तांग हुआन होंग ताओ से हार जाएगा। होंग ताओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि तांग हुआन ने पहले ही अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल कर लिया है? 10 लड़ाइयों में तांग हुआन और होंग ताओ की लड़ाई निस्संदेह ध्यान का केंद्र थी। आखिरकार तांग हुआन की पहचान सचमुच थोड़ी खास थी। जैसा कि हर कोई अनुमान लगा रहा था, 20 मार्शल योद्धा पहले ही शीर्ष 10 अखाड़ों में प्रवेश कर चुके थे। अखाड़े के भीतर धीरे धीरे भारी माहौल छा गया। जो मार्शल योद्धा लड़ने वाले थे वे बिल्कुल भी नहीं हिले और स्थिर खड़े रहे। जैसे जैसे शोर धीरे धीरे कम होता गया, आसपास के मार्शल योद्धा भी प्रभावित होते दिखे। सबसे अधिक आकर्षक तीसरे क्षेत्र में 2 आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। तांग हुआन ने आंखें सिकुड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने हाथों में लाल ज्वाला भाला पकड़ रखा था और मजबूत असली क्यूई जो सच्ची आग की धधकती ऊर्जा से भरी हुई थी, भाले के शरीर के अंदर तेजी से घूम रही थी। चमकदार लाल रोशनी के साथ बहते पानी की तरह बह रही थी और लाल रोशनी में हरे रंग की किस्में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। इससे वास्तव में क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर से लगातार निकलने वाली गर्मी और भी अधिक उग्र और प्रचंड हो गई, जैसे लहरें या ज्वार। लगभग 2 मीटर दूर होंग ताओ भी अपना लंबा ब्लेड पकड़े हुए उसे आकाश की ओर तान रहा था। इसकी ताकत में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव होता रहा। दूर से देखने पर वह एक लंबी लौ की तरह लग रही थी जो तेजी से टिमटिमा रही थी और उछल रही थी। अत्यंत तीव्र गर्मी तूफानी लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गई और गर्मी अचानक बढ़ गई। उन दोनों के बीच न केवल गर्माहट लगातार टकराती रहती थी जिससे छोटे छोटे गर्म तूफान उठते थे, बल्कि उनके बीच का माहौल अन्य जगहों की तुलना में और भी अधिक गंभीर था। आखिरकार मार्शल योद्धाओं के अन्य 9 समूह केवल मार्शल प्रतियोगिताओं के प्रतिद्वंद्वी थे। दूसरी ओर तांग हुआन और होंग ताओ न केवल मार्शल प्रतियोगिता में लड़ते थे, बल्कि उनके बीच एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी भी थी। तांग हुआन लंबा और सीधा खड़ा था, उसके चारों ओर एक प्रभावशाली आभा थी। होंग ताओ का चेहरा उदास और ठंडा था, उसकी हत्या की मंशा बह रही थी। दोनों पक्ष अपनी चाल चलने वाले थे। एरेना 3 के सबसे निकट मौजूद मार्शल वॉरियर्स अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सके और विचलित आंखों से ये सब देखते रहे। उनका मूड भी थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। शुरू करना। ऐसा लगा जैसे उसने एक पल के लिए अपनी उंगली हिला दी थी और ऐसा लगा जैसे लेई मिन के विस्फोटक धन से चिल्लाने से पहले कई घंटे बीत गए थे। मारना। जिस क्षण लेई मिन की आवाज आई, होंग ताओ दहाड़ा और उसके हाथ में लंबा ब्लेड लहराया। चमकदार लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और एक झरने की तरह तांग हुआन की ओर बढ़ गया। जहां भी यह गुजरता एक तीखी सीटी जैसी आवाज फैल जाती, यहां तक कि हवा भी कटी हुई लगती। ची। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी समय हवा में से एक और तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज अखाड़े में गूंज उठी। तांग हुआन ने अपना शरीर झुकाया और आगे की ओर छलांग लगाई। उसके हाथ में ड्रैगन जैसा भाला था और वह आश्चर्यजनक रूप से इतनी गर्मी के साथ दहाड़ा कि आकाश में भी गर्मी फैल गई, इतनी तेजी से कि उसे नंगी आंखों से भी नहीं पकड़ा जा सकता था। भाले की नोक उस चौड़े ब्लेड में घुस गई जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था। डिंग। पलक झपकते ही टक्कर की आवाज हवा में गूंज उठी। ब्लेड और भाले टकराए। स्ट्रेंथ क्यू लुढ़का। दोनों आकृतियां जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन चाहे वह तांग हुआन हो या होंग ताओ, अपने शरीर को स्थिर करने के बाद उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने ब्लेड और भाले फिर से लहराए, जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़े और अगले ही पल हिंसक झड़प की आवाज आसमान में गूंज उठी। दोनों ही तूफान की तरह पागलों की तरह हमला कर रहे थे। उनकी गति और भी तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों के चेहरों को पहचानना मुश्किल हो गया और दूरी पर खड़े होकर कोई केवल 2 मजबूत और जोरदार आकृतियों को देख सकता था जो प्रतियोगिता के तीसरे चरण में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और कूद रहे थे। डिंग। क्लैंग। 2 छायाचित्रों के बीच में ब्लेड एक झरने की तरह था, भाला एक इंद्रधनुष की तरह था। लाल प्रकाश बेतहाशा नाच रहा था। एक झुलसाने वाली गर्मी की लहर फैल रही थी क्योंकि शक्ति क्यूई लगातार मंथन कर रही थी। कुछ ही देर बाद मार्शल आर्ट क्षेत्र का ये तीसरा दौर एक विशाल भट्टी में बदल गया, यहाँ तक कि इसकी तीव्र गर्मी पास के मार्शल आर्ट क्षेत्र तक फैल गई। प्रतियोगिता के मैदान के बाहर अधिकांश निगाहें उसी ओर आकर्षित थीं, जिससे सभी मार्शल योद्धा चकित हो गए। इस समय केवल कुछ बहुत शक्तिशाली चरण 5 मार्शल मास्टर, साथ ही 5वें चरण और उससे ऊपर के विशेषज्ञ भाले के प्रक्षेपवक्र को पकड़ने में सक्षम थे। तांग हुआन और होंग ताओ वास्तव में बराबरी पर हैं। कुछ समय पहले किसी ने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की थी कि तांग हुआन हारने वाली है। यह सचमुच बहुत हास्यास्पद था। दुर्भाग्यवश इस तांग हुआन की वास्तविक साधना अवधि बहुत कम है। यदि उसने युवावस्था से ही वास्तविक क्यूई की साधना और अपने युद्ध कौशल को तेज करना शुरू कर दिया होता तो होंग ताओ निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था।
मार्शल योद्धा जिन्होंने पहले सोचा था कि तांग हुआन निश्चित रूप से हार जाएगा, अब सभी अचंभित और अवाक थे। घाटी के प्रवेश द्वार पर लकड़ी के शेड में तांग हुआन, होंग ताओ, ये लड़ाई सचमुच बहुत तीव्र है। बैंगनी वस्त्र पहने महिला की आंखें पहले से ही दो छोटी छोटी दरारों में सिमट गई थीं जब वह धीरे से बोल रही थी। लेई मिंग, जो पहले से ही उसके बगल में खड़ा था, हंसा और धीरे से बोला, होंग ताओ ने लंबे समय से लड़ाई नहीं की है और वह अधिक से अधिक चिंतित हो रहा है। जब तक तांग हुआन इसी तरह थोड़ी देर और टिकता है, होंग ताओ निश्चित रूप से अपनी कमजोरी उजागर करेगा। उस समय जब तक तांग हुआन अवसर का लाभ उठाएगा, वह विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने हल्का सा सिर हिलाया। तांग हुआन, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? कुछ ही देर बाद तीसरे अखाड़े से एक आसमान हिला देने वाली, धरती हिला देने वाली गर्जना गूंजी। मैंने 2 साल तक स्ट्रॉन्ग गेल ब्लेड आर्ट का अभ्यास किया है और कभी किसी के सामने इसका प्रदर्शन नहीं किया है। तांग हुआन, मेरी जेफिर ब्लेड आर्ट के तहत मरने वाली पहली आत्मा बनना भी आपका सम्मान है। ज्वाला स्लैश मरना। जैसे ही होंग ताओ ने बोलना समाप्त किया, उसके ब्लेड की ताकत में भारी परिवर्तन आ गया। भारी लंबा ब्लेड ऐसा लग रहा था मानो कोई परी उसकी हथेली में उछल रही हो। पलक झपकने से पहले ही होंग ताओ ने अपने ब्लेड को 9 बार लहराया था और ब्लेड की छवियों की परतें तुरंत एक विशाल ज्वाला में संघनित हो गई। लाल ब्लेड के मार्गदर्शन में इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और तांग हुआन की ओर दबाव डाला। प्रेयरी लपटें। उसी समय तांग हुआन के हाथ में भाला प्रकाश की किरण की तरह आगे की ओर चुप गया। क्षण भर में ही भाले जैसी छायाएं खिल उठी और प्रचंड मैदानी आग में तब्दील हो गई, जो धधकती लपटों से टकराने लगी। झंकार, झंकार, क्लैंग। असामान्य रूप से तीव्र और तीव्र ध्वनि के साथ भड़की हुई लपटें इतनी तेजी से फैल गई कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। जब 9वें प्रहार की ध्वनि गूंजी तो तलवारें और भाले पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन बल्कि और भी अधिक हिंसक और धधकती लहरें होंग ताओ और तांग हुआन के साथ पागलों की तरह दूर जा रही थीं, जो लगातार पीछे हट रहे थे। कुछ मीटर पीछे हटने के बाद ही तांग हुआन और होंग ताओ ने अपने कदम स्थिर किए और दोनों आकृतियां स्पष्ट रूप से भीड़ की दृष्टि रेखा में आ गईं। लॉन्ग ब्लेड को पकड़े हुए होंग ताओ न केवल पसीने में भीग गया था, उसके कपड़े भी भीग गए थे और उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया था। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, हवा के लिए हौंफ रहा था। उससे 2-3 मीटर दूर तांग हुआन भी पसीने से तरबतर था। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसकी घरघराहट की आवाज होंग ताओ की तुलना में थोड़ी कम थी। ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला। होंग ताओ की आंखों में एक विस्मयकारी भाव उभर आया, लेकिन तुरंत बाद उसकी आंखों की गहराई से शर्म और क्रोध की एक असाधारण तीव्र भावना उभरी और वह एक बार फिर दहाड़ा, तांग हुआन, मेरी एक और विंड फ्लेम स्लैश ले लो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, होंग ताओ ने अपना लंबा ब्लेड लहराया और आगे छलांग लगा दी। जैसे ही उसके मुंह में आखिरी रून बजा, उसके हाथ में मौजूद लंबा ब्लेड एक बार फिर तांग हुआन की ओर बढ़ गया और चौड़ा ब्लेड पहले ही आग के एक धधकते बवंडर से घिर चुका था। जहां भी वह लंबा ब्लेड जाता, वहां तूफान आ जाता और यहां तक कि आसपास का स्थान भी टुकड़े टुकड़े हो जाता प्रतीत होता। बीकन से धुआं। तांग हुआन की पुतलियां सिकुड़ गई। क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर अंतरिक्ष को तेजी से भेदने में सक्षम लग रहा था। एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया, शून्य को भर रहा था। ये वास्तव में फ्लेमिंग रेनबो स्पीयर आर्ट का दूसरा रूप था।